आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। आज अपने जो हमारी कक्षा 8 के जो विषय गणित है उसके अंतर्गत चलते हैं। उसी में हमारे आज है अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुजों को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमारा ये अध्याय है वो क्या होता है काफ़ी सरलता से समझ में आ जाएगा। तो आज हम इस अध्याय 3 है चतुर्भुजों से को समझना, उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली परिभाषा है वक्र। वक्र किसे कहते हैं? वक्र क्या है कि समतल पृष्ठ पर पेंसिल को हटाए बिना खींची गई टेढ़ी मेढ़ी लाइन वक्र कहलाती है। वक्र क्या होता है कि कोई भी समतल पृष्ठ होता है, जैसे कागज है या कोई स्लेट है या बोर्ड है, उसके ऊपर चौक से या पेंसिल से किसी भी प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी ऐसी लाइन खींचना ये वक्र कहलाती है। ठीक है ना? किसी भी समतल पृष्ठ पर पेन या पेंसिल को हटाए बिना खींची गई टेढ़ी मेढ़ी लाइन वक्र कहलाती है। अब क्या है कि जब वक्र के दोनों हिस्से आपस में नहीं मिलते हैं और अलग अलग होते हैं, उस स्थिति में ये अंदर से खुला होता है। इस प्रकार के जो वक्र होते हैं जिसके दोनों हिस्से आपस में न मिले हों उसे हम कहेंगे खुला वक्र। फिर यदि दोनों हिस्से मिल रहे हैं या दोनों हिस्सों को आपस में कट रहे हैं, जैसे ये मैंने एक वक्र बनाया है, ये दोनों हिस्से आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो इस प्रकार यदि दोनों हिस्से मिल रहे हैं, दोनों सिरे उस वक्र के मिल रहे हैं या आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो उस स्थिति में उस वक्र को कहेंगे बंद वक्र। तो क्या है कि समतल पृष्ठ पर पेंसिल को हटाए बिना खींची गई टेढ़ी मेढ़ी लाइन क्या कहलाती है? वक्र कहलाती है। और वक्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं। पहला वक्र, दूसरा होता है बंद वक्र। खुला वक्र में क्या होते हैं? दोनों हिस्से अलग अलग होते हैं, आपस में मिलते नहीं है, उसको कहते हैं खुला वक्र। और बंद वक्र में दोनों हिस्से आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को नहीं काटते हैं, उसे कहते हैं खुला वक्र। फिर आते हैं एक बंद वक्र की परिसीमा के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर कहते हैं। जैसे मैंने ये क्या किया, एक बंद वक्र बनाया। क्या बनाया? बंद वक्र बनाया है। ठीक है ना? ये मैंने एक बंद वक्र बना दिया। इसकी जो अंदर की ओर का भाग है, अंदर की ओर का भाग कौन सा होगा? ये पूरा भाग है अंदर वाला, ये इसका जो अंदर वाला भाग है ये अभ्यंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यंतर, यानी अंदर का भाग। ठीक है। फिर एक बंद वक्र की परिसीमा के बाहर का भाग बहिर्भाग कहलाता है। यानी इस वक्र के जो शिरो रेखा है, जो बाहर वाली जो रेखा है, इसके बाहर की ओर जितना भी क्षेत्र आता है वो बहिर्भाग कहलाएगा। ठीक है ना? तो वक्र हमने समझ लिया, वक्र के दोनों प्रकार देख लिए, वक्र के जो अभ्यंतर भाग देख लिया और बहिर्भाग देख लिया। इन बिंदुओं की हमने अभी चर्चा की। आगे चलते हैं। बहुभुज। बहुभुज क्या होते हैं कि रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी ऐसा वक्र जो किससे बना हो? रेखाखंडों से। और कैसा हो? बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। तो मैं यहाँ एक वक्र बनाता हूँ। कैसा? रेखाखंडों से बना। ये 1 खींच दी, ये 2 खींच दी, ये 3 खींच दी, ये 4 खींच दी, ये 5 खींच दी, ये 6 खींच दी। ऐसे मैं रेखाखंड खींच देता हूँ। ये इस प्रकार जब रेखाखंडों से ही कोई वक्र बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभुज। यानी रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। आगे चलते हैं। क्या है आगे? जब हम बहुभुज क्या है? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है। फिर बहुभुज क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं। पहला आया सम और विषम बहुभुज। सम बहुभुज में क्या है कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो, उसे क्या कहेंगे? सम बहुभुज। यानी जैसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान माप की हो, उसे क्या कहेंगे? सम बहुभुज। जैसे एक ले लेते हैं वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होगी?
बराबर माप की होती हैं, इसलिए ये क्या आएगा, समबाहुभुज कह सकते हैं। फिर समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं होती हैं। समषटभुज यानी ऐसा षटभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, सभी भुजाएं, ये सारी भुजाएं हैं समान माप की हो, तो उस बहुभुज को हम क्या कहेंगे, समबाहुभुज। फिर विषम बहुभुज में क्या है कि सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग माप की दी जाती हैं। जैसे इसकी ये एक थोड़ी लंबी दे दी, फिर ये 2 दे दी, फिर ये इस प्रकार तीसरी दे दी, तो इस प्रकार जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम कहेंगे विषम बहुभुज। फिर हमारे पास में आता है उत्तल और अवतल। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज, ठीक है ना। उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे और अवतल बहुभुज किसे कहेंगे कि कुछ बहुभुज ऐसे जिनके विकिरण क्या होते हैं, अंदर की ओर बनते हैं। तो ऐसे बहुभुज जिनके विकिरण क्या होते हैं, अंदर की ओर बनते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज में कोई भी एक विकिरण भी क्या है, बाहर की ओर बनता है। जैसे मैं यहां 2 चतुर्भुज बना रहा हूं, ठीक है ना, 1 2 3 4 ये चतुर्भुज है, और इसके भी ये भी एक प्रकार से क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 4 भुजाएं, इसमें भी 1 2 3 4 भुजाएं, ठीक है ना। अब इनके विकिरण बनाते हैं। विकिरण किसे कहते हैं, किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड विकिरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, किसी भी बहुभुज के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड क्या कहलाते हैं, बहुभुज विकिरण कहलाते हैं। तो इसके जो विकिरण कौन से होंगे, ये सम्मुख शीर्ष हैं, इनके ये क्या आ गए, ये एक विकिरण, ये दोनों विकिरण कहाँ बने, इस बहुभुज के अंदर बने, इसलिए इसे क्या कहेंगे, उत्तल। और ये एक बहुभुज है, ठीक है ना, है तो दोनों ही, ये भी चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। इसका ये एक विकिरण कहाँ बन रहा है, अंदर, और दूसरा विकिरण कहाँ बन रहा है, बाहर की ओर, इसी ये क्या कहलाएगा, अवतल, ठीक है। फिर चलते हैं बहुभुजों के वर्गीकरण। तो बहुभुजों का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, शीर्षों के आधार पर करते हैं। तो देखते हैं, जिसके अंदर 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं, उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण हो, चतुर्भुज। 5 भुजाएं, 5 शीर्ष और 5 कोण हो, उसे पंचभुज। 6 भुजाएं, 6 शीर्ष और 6 कोण हो, उसे षडभुज। 7 भुजाएं और 7 कोण और 7 शीर्ष हो, उसे सप्तभुज। और 8 भुजाएं और 8 कोण और 8 शीर्ष हो, उसे अष्टभुज कहते हैं। इसी प्रकार आगे भी बढ़ सकते हैं, 9 भुज, 10 भुज और 11 भुज भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं, बहुभुजों के अंतर्गत हम जो हमारा अध्याय है चतुर्भुजों को समझना, तो हमारे अध्याय से ही समझ पता चल जाता है कि हमें चतुर्भुजों के बारे में जानकारी करनी है। तो बहुभुजों में हमारे पास चतुर्भुज आता है। चतुर्भुज क्या होता है, 4 रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। चतुर्भुज किसे कहते हैं, हम कह सकते हैं 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को भी चतुर्भुज कह सकते हैं। 4 रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। फिर एक चतुर्भुज का वर्गीकरण क्या कैसे कर सकते हैं, कुछ चतुर्भुजों के मैंने नाम लिए हैं, उनकी कुछ परिभाषाएं हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के प्रत्येक युग्म क्या हो, समांतर हो। समान अंतर यानी दोनों भुजाओं में समान अंतर होना चाहिए। जैसे ये 2 रेखाखंड है, इन दोनों के मध्य का अंतर क्या होगा, समान, और इन दोनों के मध्य का अंतर भी क्या होगा, समांतर। तो इस प्रकार ऐसे रेखाखंड जिसके सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हो और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, इसमें समान माप के होते हैं। फिर दूसरा आता है समचतुर्भुज, यानी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का ही एक भाग होता है, एक रूप है, लेकिन इसके अंदर समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर और समान माप के होते हैं, ठीक है ना। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजाएं क्या होती है, समान माप की होती हैं। ये समचतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं हैं वो समान माप की होगी, और सम्मुख कोण भी क्या है, ये बराबर समान माप के होंगे। ये है इसके अंतर्गत है, ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, ये कोण बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे।
ऐसे है। इसमें तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, दोनों में समानता ये है। असमानता क्या है कि इसमें सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होते हैं और इसमें दोनों युग्म समांतर होंगे, ये है। फिर आयत क्या होते हैं? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके सभी कोण क्या हो? समकोण हो। यानी एक समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा जिसके सभी कोण क्या हो? 90 डिग्री के हों, यानी समकोण माप के हों और ये भुजाएं समांतर होंगी। फिर आता है वर्ग। वर्ग में भी ठीक ऐसा कैसा है? इसका ही प्रतिरूप है समचतुर्भुज का ही। समचतुर्भुज सम्मुख कोण समान माप के होते हैं और इसमें चारों कोण क्या होते हैं? बराबर माप के होते हैं, समान यानी 90 डिग्री के होते हैं चारों कोण। और चारों भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। फिर हमारे पास आता है पतंगाकार। पतंगाकार चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो, ठीक है ना, उसे हम कहेंगे पतंगाकार का। जैसे आपने पतंग देखी है, पतंग कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर, ये भुजा बराबर होती है, ये भुजा बराबर होती है। इस प्रकार ये पतंगाकार चतुर्भुज होता है। फिर हमारे समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज में समांतर भुजाओं का एक ही युग्म क्या होता है? समांतर होता है। दोनों युग्म नहीं होते, एक ही युग्म समांतर होता है। तो इस प्रकार जैसे यहां देख लीजिए, ये हमारे पास क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है, इन दोनों के मध्य की ये भुजा समांतर हैं, लेकिन ये क्या है? समांतर नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने आज चतुर्भुजों के बारे में कुछ चर्चा की है, कुछ परिभाषाएं देखी हैं। आप लोग भी घर पर बैठकर अध्याय 3 है उससे संबंधित परिभाषाएं, उनको तैयारी कीजिए, उनको लिखिए, उनको याद कीजिए, अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।